हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में सुश्रुत संहिता चालू करी थी, जिससे हम शल्य और शालक के निपटाने वाले हैं। इसमें हमने देखा था कुछ हिंदी की टीकाएँ, उसके बाद में हमने देखा था सुश्रुत संहिता का निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने ये सब देखा था। उसके बाद में हमने सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान का पहला अध्याय चालू किया था। उसमें हमने क्या क्या देखा, देखो हमने अष्टांग आयुर्वेद देखा है, अलग अलग आचार्यों द्वारा किन आचार्यों ने कैसे सीक्वेंस रखा है अष्टांग आयुर्वेद में, वो देखा है हमने। उसके बाद में अष्टांग आयुर्वेद में 8 अंगों की परिभाषा देखी है, और आज हम देखेंगे आयुर्वेद का प्रयोजन। ठीक है, तो आयुर्वेद का प्रयोजन आचार्य सुश्रुत ने बताया है। व्याधि उपसृष्टा नाम व्याधि परिमोक्ष स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम च। ठीक है, स्वस्थ से रक्षणम च। और आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। तो जो आचार्य सुश्रुत हैं उन्होंने पहले व्याधि की चिकित्सा बताई है, उसके बाद में स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य की रक्षा करने बताया है। और आचार्य चरक ने पहले स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य की रक्षा का बोला है, उसके बाद में चिकित्सा का बोला है। ठीक है, तो सुश्रुत ने क्या बताया है, एक तो रोगग्रस्त प्राणियों के रोगों को दूर करना और स्वस्थ प्राणियों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है। क्या बताया, आयुर्वेद का प्रयोजन। ठीक है, उसके बाद में फिर यहाँ पे WHO की डेफिनेशन भी लिखी हुई है। और देखो, जो आयुर्वेद का प्रयोजन है तो आचार्य सुश्रुत ने सूत्र स्थान के पहले अध्याय में बताया है, और आचार्य चरक ने सूत्र स्थान के आखिरी अध्याय में बताया है। ठीक है, 30वां अध्याय है सूत्र स्थान का, उसमें आचार्य चरक ने बताया है, और सूत्र स्थान के पहले अध्याय में आचार्य सुश्रुत ने बताया है। और आचार्य चरक ने चरक सूत्र मतलब चरक संहिता के सूत्र स्थान के पहले अध्याय में क्या बताया है, तंत्र का प्रयोजन बताया है। ठीक है, धातु साम्य क्रिया चौक्ता तंत्रस्य अस्य प्रयोजनम। ठीक है, और जो लास्ट चैप्टर है सूत्र स्थान का, उसमें आयुर्वेद का प्रयोजन। ठीक है, अगर तंत्र का प्रयोजन पूछे तो सुश्रुत का, अगर तंत्र का प्रयोजन पूछे तो आचार्य चरक ने सूत्र स्थान के पहले अध्याय में, और अगर आयुर्वेद का प्रयोजन पूछे तो सूत्र स्थान के लास्ट अध्याय में। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं आयुर्वेद शब्द की निरुक्ति है। ठीक है, आयु से संबंधित ज्ञान तथा दीर्घायु के उपायों की चर्चा जिस शास्त्र में हो वो आयुर्वेद है। ठीक है, और उसके बाद में आचार्य चरक क्या बोलते हैं, इसमें ये श्लोक अपन ने पढ़ा था फर्स्ट प्रोफ में, अपने को फर्स्ट ईयर में या फर्स्ट प्रोफ में आपने पढ़ा होगा, शरीर इंद्रिय सत्वात्मा संयोगधारी जीवितम नित्यगश आयुर्वेदश पर्यायते। ठीक है, ये श्लोक तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को याद रहता है, तो ये आचार्य चरक ने बताया था। और आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया है, आयुरस्मिन् विद्यते अनेन वा आयुर्वेदन्ति आयुर्वेद। ठीक है, उसके बाद में आता है आयुर्वेद के आद्य अंग, या फिर हम बोल सकते हैं आयुर्वेद के प्रमाण। ठीक है, तो सुश्रुत ने आयुर्वेद के कितने 4 प्रमाण बताए हैं, आचार्य चरक ने भी 4 ही बताए थे, और आचार्य सुश्रुत ने भी 4 बताए। कौन से, प्रत्यक्ष, आगम, अनुमान, उपमान। ठीक है, सुश्रुत ने कौन से बताए हैं, प्रत्यक्ष, आगम, अनुमान, उपमान। और जो उपमान परिमाण है वो सिर्फ आचार्य सुश्रुत ने बताया है, और आचार्य चरक ने कौन से बताए थे, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान, युक्ति। ठीक है, तो जो आगम है ना आचार्य सुश्रुत का आगम, वो आचार्य चरक का आप्तोपदेश, आचार्य चरक ने उसको आप्तोपदेश कहा है, और आचार्य सुश्रुत ने उसको आगम कहा है, और आचार्य चरक ने युक्ति प्रमाण बताया है। ठीक है, तो जो युक्ति प्रमाण है वो सिर्फ किसने बताया, आचार्य चरक ने बताया है, और उपमान प्रमाण किसने बताया है, सिर्फ आचार्य सुश्रुत ने बताया है। ठीक है, चरक ने सूत्र स्थान के 11वें अध्याय में चतुर्विध परीक्षा बताई है। आचार्य चरक ने सूत्र स्थान के 11वें अध्याय में क्या बताई, चतुर्विध परीक्षा, यानी आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान, युक्ति। और विमान स्थान में क्या बताया, त्रिविध परीक्षा बताई है, इसमें युक्ति नहीं बताई है। ठीक है, आत्मोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान। तो अगर स्पेसिफिक पूछा जाए तो हमको याद रखना है कि सूत्र स्थान में कितने 4 प्रमाण बताए हैं आचार्य चरक ने, और विमान स्थान में कितने बताए, 3 प्रमाण बताए हैं, और आचार्य सुश्रुत ने कितने 4 प्रमाण बताए हैं सूत्र स्थान के पहले अध्याय में। उसके बाद में किन दर्शन ने कितने प्रमाण बताए वो देख लेते हैं हम। देखो, आगम हमने लिख रखा है, आप तो उपदेश होता है। ठीक है, तो वैशेषिक दर्शन ने 2 प्रमाण बताए हैं, सांख्य दर्शन में 3 प्रमाण बताए हैं, न्याय दर्शन ने 4 प्रमाण बताए हैं, मीमांसा दर्शन ने 5 प्रमाण बताए हैं। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है, वो सनम। ठीक है, वो से वैशेषिक दर्शन, सा ना मा। ठीक है, सा से सांख्य दर्शन, ना से न्याय दर्शन, मा से मीमांसा दर्शन, 2 3 4 5। ठीक है,
हम सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख रहे हैं ना, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में है शल्य शास्त्र की श्रेष्ठता, ठीक है। शल्य शास्त्र श्रेष्ठ कैसे है, इसके लिए आचार्य सुश्रुत ने 3 कारण बताए हैं शल्य शास्त्र की श्रेष्ठता के लिए, ठीक है। कौन से? आशु क्रिया करणाद्य, यानी रोग निवारण क्रिया शीघ्र संपन्न होती है, ठीक है, शल्य शास्त्र से। यानी फटाक से ऑपरेशन करो, फटाक से पेशेंट ठीक, ठीक है। उसके बाद में यंत्र शस्त्र क्षार अग्नि परिनिधान, इसमें यंत्र शस्त्र क्षार अग्नि का प्रयोग होता है। उसके बाद में क्या बताया है? सर्वतंत्र सामान्याच, अन्य तंत्रों की सामान्य विशेषताएं भी इसमें होने से, ठीक है, अन्य तंत्रों की अपेक्षा इसमें विशेषताएं पाई जाती है। तो ये 3 जो है तो शल्य तंत्र की श्रेष्ठता में आचार्य सुश्रुत ने कारण बताए हैं। कौन से? आशु क्रिया करणाद्य, यंत्र शस्त्र क्षार अग्नि परिनिधान, सर्वतंत्र सामान्याच। इसमें आप 1 2 3 नंबरिंग कर लीजिएगा। उसके बाद में शल्य तंत्र की प्रशंसा, शल्य तंत्र की प्रशंसा के लिए बहुत सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। देखो, शल्य तंत्र शाश्वत है, पुण्य है, यशस्य है, आयुष्य है, वृत्तिकर है, ठीक है। तो इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई गई है। एक शाश्वत बताया है, शल्य तंत्र शाश्वत है, ये जो एग्जाम में पूछा जाता है वो चीज़ बता रहे हैं अपन। और जो वृत्तिकरम चेती, जो आचार्य सुश्रुत हैं, उन्होंने क्या बताया है कि शल्य तंत्र से वृत्ति करे, मतलब क्या है, धन पर ज़्यादा प्राप्त किया जा सकता है। यानी आपने देखा होगा जो सर्जन्स है वो एज़ कम्पेयर टू डॉक्टर ज़्यादा कमाते हैं पैसा। तो आचार्य सुश्रुत ने वही बताया है कि वृत्तिकर है, पैसा कमाने वाली चीज़ है। और आचार्य चरक ने अवृत्तिकर बताया है, वेरी IMP, ठीक है। आचार्य चरक ने ये नहीं बोला है कि पैसा कमाना है, आचार्य चरक ने बोला है कि जो आयुर्वेद है उसका उपयोग हम मोक्ष की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, इसको हम पैसा कमाने के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं। और जो आचार्य सुश्रुत ने, इन्होंने क्या बताया, शल्य को वृत्तिकर बताया है, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है गुरु शिष्य परंपरा। तो मेनली इसमें क्या दिया हुआ है, आयुर्वेद अवतरण दिया हुआ है, ठीक है। आयुर्वेद किससे किसके पास में आया, तो हम डायरेक्ट देख लेते हैं फ्लो चार्ट से। आयुर्वेद अवतरण तो हम जानते हैं ब्रह्मा, उनके बाद में दक्ष प्रजापति, उसके बाद में अश्विनी कुमार और इंद्र, ठीक है। अश्विना इसलिए बोला है, 2 अश्विन का इसमें जिक्र आता है। उसके बाद में ये सुश्रुत का पढ़ने हमें ना, तो इसका क्रम थोड़ा चरक से अलग रहता है। ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्विनी कुमार, इंद्र, यहाँ तक तो चरक का सेम है, यहाँ से चरक का अलग है, ठीक है। और सुश्रुत का क्या है, इंद्र के बाद में धन्वंतरी ने जो है आयुर्वेद का ज्ञान लिया। उसके बाद में सुश्रुत आदि धन्वंतरी के 7 शिष्य थे, ठीक है। तो धन्वंतरी के इतने शिष्य बताए, 7 शिष्य बताए हैं। और जबकि हमने पढ़ा था डल्हन ने कितने बोले थे, 5 एक्स्ट्रा माने थे, ठीक है, 12 शिष्य बोले थे डल्हन ने, आचार्य डल्हन ने। तो ये चीज़ एक टर्मिनोलॉजी अब देख लेते हैं कि उग्र तपा अगर कई वर्ड आया तो वो किसके लिए, भारद्वाज के लिए यूज़ हुआ है। और अगर दीर्घ तपा वर्ड आया तो धन्वंतरी जी के लिए यूज़ किया है, ठीक है। तो हम देखते हैं आयुर्वेद अवतरण जो है तो कहाँ पे है, इसका रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। सुश्रुत में सूत्र स्थान 1 में आयुर्वेद का अवतरण दिया हुआ है जो आप पढ़ रहे हैं। और चरक संहिता में आयुर्वेद अवतरण किस में दिया हुआ है, 2 जगह दिया हुआ है चरक संहिता में। एक सूत्र स्थान के पहले अध्याय में, ठीक है, जैसे कि सूत्र स्थान के पहले अध्याय में आचार्य सुश्रुत ने दिया है, वैसे ही सूत्र स्थान के पहले अध्याय में आचार्य चरक ने भी दिया है आयुर्वेद का अवतरण। उसके बाद में दूसरी जगह कहाँ आता है इसमें, चिकित्सा स्थान के पहले अध्याय में। अब पहले अध्याय में भी 4 पाद है, तो इसमें क्या आता है, 4th पाद में आता है आयुर्वेद अवतरण, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं चिकित्सा पुरुष, ठीक है, ऐसा कौन सा पुरुष है जिसकी चिकित्सा की जाती है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है पंच महाभूत शरीरी समवायः पुरुष इत्युच्यते, यानी पंच महाभूत और आत्मा से मिलकर जो पुरुष बनता है वो चिकित्सा के योग्य है, ठीक है। उसके बाद में आता है लोकस्य द्विविधात्य, लोक कितने प्रकार के हैं, लोको ही द्विविधम स्थावर और जांगम। लोक 2 प्रकार के माने आचार्य सुश्रुत ने, स्थावर और जांगम, ठीक है। अब हम जानते हैं स्थावर स्टेशनरी और जांगम जो है तो मूविंग वंस, ठीक है। उसके बाद में आता है जो स्थावर और जांगम है वो पुनः 2 प्रकार के, कौन कौन से, आग्नेय और सौम्य, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे उसी की नीचे की लाइन में दिया हुआ है चतुर्विदो भूतग्राम। तो चतुर्विद भूतग्राम किसे कहा गया है, तो स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज, ठीक है। इनको चतुर्विद चतुर्विद भूतग्राम कहा गया है, ठीक है। वेरी IMP, ठीक है। इसमें 2 चीज़ें IMP है। ये जो सूत्र स्थान का सुश्रुत का पहले अध्याय का श्लोक है, ये एग्जाम में एज इट इज़ हो सकता है श्लोक डाल दे और उसके बाद में पूछे ये किन आचार्य ने दिया है, ठीक है। पंच महाभूत शरीरी समवायः पुरुष इति उच्यते। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है चतुर्विद भूतग्राम में कौन कौन से शामिल होते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, ठीक है। तो हमने पदार्थ विज्ञान में फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था ये चीज़। उसके बाद में हम देखते हैं ये हो गया हमारा, ठीक है।
ये आचार्य चरक का श्लोक है, शारीर स्थान का पहले अध्याय का, ठीक है। तो खादयश चेतना षष्ठा धातवः पुरुष स्मृता, चेतना धातुर धातुर ये कहा, स्मृतः पुरुष संज्ञा कहा। तो इनमें भी ये बोला है उन्होंने, पंचमहाभूत और आत्मा से मिलकर जो है तो शरीर बनता है, जिसकी हम चिकित्सा करते हैं, चिकित्सा पुरुष, ठीक है। तो श्लोक अलग अलग है, वर्डिंग बाकी चीज़ें जो है तो वो सेम है। तो आप श्लोक थोड़ा ध्यान में रख लेना कि आचार्य ने कौन सा श्लोक बोला था। उसके बाद में व्याधि की परिभाषा, इसका रेफरेंस जो है तो इंपॉर्टेंट है। सुश्रुत ने सूत्र स्थान के पहले अध्याय में बताया व्याधि की परिभाषा, तद्दुत संयोगा व्याधि उच्यते, यानी जिसमें दुख हो यानी शरीर को कष्ट हो वे व्याधि होती है, ठीक है। उसके बाद में विमर्श में दिया हुआ है, देखो जो है तो अष्टांग हृदय का है, रोगस्तु दोष वैषमयम, ठीक है। तो दोषों के विषम होने से जो है तो व्याधि होती है। उसके बाद में ते चतुर्विधा, क्या है ये, व्याधि के भेद है। व्याधि कितनी प्रकार की होती है, तो 4 प्रकार की व्याधि आचार्य सुश्रुत ने बताया है, आगंतुक, शारीरिक, मानसिक और स्वाभाविक, ठीक है। तो आचार्य शारंद ने भी क्या है 4 प्रकार की व्याधि बताया है, लेकिन इनमें क्या बताया है, मानसिक की जगह आंतर वर्ड का यूज़ किया है, ठीक है। उन्होंने क्या किया है, स्वाभाविक, आगंतुक, कायिक और मानसिक। कायिक मतलब शारीरिक, ठीक है। और आंतर व्याधि बताया है मानसिक की स्थान पर, किसने, आचार्य शारंधर ने। और आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है, आगंतुक, शारीरिक, मानसिक और स्वाभाविक। इन 4 प्रकार की व्याधियों में आगंतुक व्याधि का कारण अभिघात है। अब आप चारों व्याधियों को देख रहे हैं, तो जो अभिघात होता है बाहरी कारण से, ये आगंतुक व्याधि का कारण होता है। उसके बाद में शारीरिक व्याधि का मूल कारण है अन्नपान, जिसके सेवन से वात, पित्त, कफ, रक्त और त्रिदोष में विषमता आती है, ठीक है। तो आचार्य सुश्रुत ने रक्त को भी दोष माना है, ठीक है। तो जहाँ पे दोष का वर्णन करेंगे आचार्य सुश्रुत जो है तो रक्त का भी वर्णन करते हैं वहाँ पे। यहाँ पे जो श्लोक में शोणित दिया हुआ है, ये इसको अंडरलाइन कर लो। उसके बाद में मानसिक दोष देखेंगे हम, मानसास्तु क्रोध, शोक, भय, हर्ष, विषाद, ईर्ष्या, अभ्यास। चलो ये श्लोक इतना आईएमपी नहीं है, ये देख लेते हैं हम इसका हिंदी। मानसिक व्याधियाँ कौन सी है, मतलब किन कारणों से होती है, शोक, भय, हर्ष, विषाद, ईर्ष्या, अभ्यसूया, दैन्य, मात्सर्य, लोभ आदि से, ठीक है, जो इच्छा तथा द्वेष भेद से होती है। उसके बाद में स्वाभाविक व्याधियाँ जो हमको रेगुलर रूटीन में लाइफ में हमें महसूस होती है, क्षुत, पिपासा, जरा, मृत्यु, निद्रा, प्रकृतया, ठीक है। कौन कौन सी, भूख, प्यास, बुढ़ापा, मृत्यु, निद्रा और प्रकृतियाँ, ये क्या है, स्वाभाविक व्याधियाँ हैं, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं व्याधियों के आश्रय क्या है, मन और शरीर अधिष्ठान। मन और शरीर व्याधियों के 2 आश्रय कहे गए हैं। यहाँ पे व्याधियाँ होती है मन में और शरीर में, यानी मानसिक और कायिक या शारीरिक व्याधियाँ होती है। व्याधि निग्रह के हेतु, व्याधि निग्रह के 4 हेतु बताए गए हैं, ठीक है। यानी व्याधि को कैसे रोका जा सकता है, व्याधि को रोकने के उपाय, यानी व्याधि निग्रह के उपाय। तेषाम संशोधन, संशमन, आहार आचार, सम्यक प्रयुक्ता निग्रह हेतुआः, ठीक है। तो ये श्लोक याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है। मन और शरीर का आश्रय लेकर होने वाले इन रोगों के निग्रह हेतु क्या क्या, संशोधन, संशमन, आहार, आचार, ठीक है। 4 जो है तो निग्रह हेतु बताए गए हैं, व्याधियों को रोकने के उपाय बताए गए हैं। कौन कौन से, संशोधन, संशमन, आहार और आचार, ठीक है। उसके बाद में आहार की प्रधानता, आहार प्रधान क्यों है, परिणाम पुनर्मूलम आहारो बल, वर्ण, ओजसाम च, ठीक है। प्राणियों का मूल आहार है और आहार से ही प्राणियों में बल, वर्ण तथा ओज की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो ये इन चीज़ों की उत्पत्ति के कारण आहार को जो है तो प्रधान माना गया है। कौन कौन सा, प्राणिनाम पुनर्मूलम आहारो बलवर्ण ओजसाम च, ठीक है। उसके बाद में और आहार को प्रधान क्यों बताया गया, आचार्य चरक ने बोला है, त्रि उपस्तंभा इत्याहारा स्वप्नो ब्रह्मचर्य में थी, यानी जो आहार है वो त्रि उपस्तंभ में जो है तो पहले नंबर पे आता है। यानी पहले आहार आप सही करेंगे, उसके बाद में जो है तो प्रॉपर स्लीप लेंगे, उसके बाद में ब्रह्मचर्या का पालन करेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे, ठीक है। औषध के भेद आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं 2 प्रकार की, द्विविधा, स्थावरा, जांगमश्च, ठीक है। स्थावर और जांगम बेस से औषध 2 प्रकार की होती है। और यहाँ पे देखो विमर्श में जो है तो क्लासिफिकेशन बताया गया है। जो तैयार की हुई दवाइयाँ होती है उसको औषध बोलते हैं, और जो कच्ची दवाइयाँ होती है यानी जो रॉ फॉर्म में होती है उसको औषधि बोलते हैं, ठीक है। तो औषध और औषधि क्या होती है देख लीजिए।
उसके बाद में स्थावर द्रव्यों के भेद। हमने देखा था द्रव्य दो प्रकार के, स्थावर और जांगम। अब जो स्थावर द्रव्यों के भेद है उनमें जो है तो आचार्य सूत्र ने क्या बताया, वानस्पतियो वृक्षा विरुद्ध औषध है इति, यानी वनस्पति, वृक्ष, विरुद्ध और औषध, ये 4 प्रकार के आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं। और जबकि आचार्य चरक ने वृक्ष की जगह पे वानस्पत्य का प्रयोग किया है, वानस्पत्य वर्ड का यूज़ किया है। तो आचार्य चरक ने क्या बताया, वनस्पति, वानस्पत्य, औषध, विरुद्ध, और आचार्य सुश्रुत ने वनस्पति, वृक्ष, विरुद्ध, औषध। ठीक है, अब एक एक की जो है तो डेफिनेशन दी हुई है और एक एक के मतलब एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ठीक है, मतलब जिसमें पुष्प नहीं लगता, इसको हिंदी में देख लेते हैं अपन। वैसे ही श्लोक अगर याद कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा, इसको बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, श्लोक पढ़ लेंगे तो याद आ जाएगा। तो हम देखते हैं वनस्पति क्या होता है, जिनमें पुष्प के बिना ही फल लग जाते हैं, वनस्पति है। ठीक है, वृक्ष वो होते हैं जिनमें फल भी लगते हैं और फूल, जिसमें पुष्प भी लगते हैं और फल भी लगते हैं। जो विरुद्ध है वो पौधे आते हैं जिनमें प्रधान तने होते हैं। ठीक है, स्तंभी, गुल्मी भी विरुद्ध हैं, जैसे फैलावदार, गोल बेलें और आदि। ठीक है, बेल, लताएं ये सब आती है, वो क्या है, वो जो है तो विरुद्ध में आती है। औषध वो स्थावर श्रेणी का द्रव्य जो फल के पकने के बाद नष्ट हो जाते हैं, जैसे गेहूँ, जो आदि। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, चरक ने वृक्ष श्रेणी को वानस्पत्य नाम से दिया है। उसके बाद में हम जांगम द्रव्यों के भेद देखते हैं। तो जांगम द्रव्यों में क्या है, 4 प्रकार के, जरायुज, अंडज, स्वेदज, औद्बीज। ठीक है, देखो जरायुज, अंडज, स्वेदज, औद्बीज, इसमें अब एक एक का एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो हिंदी में देख लेते हैं हम। जरायुज में क्या है, पशु, मनुष्य, व्याल, जैसे क्या बोलते हैं इसको, प्लेजेंटल जो होते हैं ना, उसको बोलते हैं जरायुज। अंडज जो अंडे से उत्पन्न होते हैं, जैसे कि सर्प, पक्षी। स्वेदज जो क्या है तो मॉइस्चर आदि से उत्पन्न होते हैं, जैसे कृमि, कीट, चींटी। और उद्भिज, ठीक है, जो ज़मीन के अंदर से निकलते हैं, इंद्रगोप, बिरबहुटी, मंडूक आदि। स्थावर आदि के चिकित्सा उपयोगी अंग। अब जो स्थावर द्रव्य हमने पढ़े थे कौन से, वनस्पति, वानस्पत्य, औषध, विरुद्ध। अब इसमें जो है तो चिकित्सक के जो है तो उपयोगी अंग कौन कौन से हैं। ठीक है, हम देखते हैं स्थावर में कौन कौन से त्वक, पत्र, पुष्प, फल, मूल, कंद, निर्यास, स्वरस आदि। ठीक है, ये स्थावर में उपयोग होते हैं। कौन कौन से, पत्र, पुष्प, फल, मूल, कंद, निर्यास, स्वरस, ये स्थावर द्रव्य के प्रयोज्य किए गए अंग हैं। उसके बाद में जो हम जांगम द्रव्य को देखें तो कौन कौन से, चर्म, नाखून, रोम, रुधिर आदि जो है तो जांगम क्या बोलेंगे उसको हम, जांगम द्रव्य जो होते हैं उनके जो प्रयोग में अंग लाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, चर्म, नाखून, रोम, रुधिर आदि। उसके बाद में पार्थिव द्रव्य कहा गया है। पार्थिव द्रव्य कौन कौन से, पार्थिव, स्वर्ण, रजत, मणिमुक्ता, मनाशिला, मृत, कपाल आदयः। ठीक है, तो ये मिनरल्स जो है और जो मेटल्स हैं वो पार्थिव द्रव्य में शामिल किए गए हैं। उसके बाद में कालजन्य प्रभाव। कालजन्य प्रभाव से इसको देख लेना आप, क्या है, सीजनल इफेक्ट क्या पड़ता है हमारी बॉडी पे और जो है तो इस संसार पे। ठीक है, तो प्रवात, निवात, आतप, ज्योत्सना, तम, शीत, उष्ण, वर्षा, अहोरात्र, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, ये सब चीज़ें जो है तो कालजन्य प्रभाव में आती है। और देखो ये चारों को दिया हुआ इधर, शरीरनाम विकारणाम एष वर्गश चतुर्विधा। तो क्या है, शरीरधारियों के कुपित दोष एवं व्याधियों के प्रकोप और प्रशमन का हेतु चिकित्सकों ने इन चतुर्वर्गों को बताया, चतुर्विध वर्ग को बताया। कौन कौन सा, स्थावर वर्ग, जांगम वर्ग, पार्थिव वर्ग और कालभेद वर्ग, जो अभी हमने देख के आए। उसके बाद में आता है आगंतुज व्याधियाँ कौन कौन सी है। ठीक है, तो जो आगंतुज व्याधियाँ हैं तो इसमें श्लोक में जो लास्ट लाइन है ना, मतलब दूसरी लाइन की जो लास्ट दी हुई है लाइन, वो इम्पोर्टेंट है। मानसा नाम तु शब्द आदिरिष्टो वर्गः सुखावह। ये क्या है, मानसिक रोगों की जो है तो चिकित्सा बताई है कितने, आचार्य सुश्रुत ने। ठीक है, मानसा नाम तु शब्द आदिरिष्टो वर्गः सुखावह। तो हम बात कर रहे थे कि मानसिक रोगों का जो चिकित्सा बताई है आचार्य सुश्रुत ने, ये श्लोक आपको याद करना है, वेरी वेरी IMP श्लोक है। ठीक है, मानसा नाम तो शब्द आदिरिष्टो वर्गा सुखावह। मन के आश्रित रोगों की चिकित्सा धैर्य, धृति आदि के अनुसार करना सुखकारी होता है। जबकि हम देखें कि आचार्य चरक ने जो है तो मानसिक रोगों की और शारीरिक रोगों की चिकित्सा क्या बताई है। ठीक है, शारीरिक रोग की चिकित्सा बताई है देव व्यपाश्रय और युक्ति व्यपाश्रय
आचार्य चरक ने। उसके बाद मानसिक रोगों में ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि, ठीक है, याद रखना इसको, या ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि। और आचार्य वाग्भट का यानी अष्टांग हृदय का श्लोक तो हमें याद ही है, फर्स्ट प्रॉप में या फर्स्ट ईयर में याद किया था आपने, धीर्धैर्य आत्मादि विज्ञानम मनोदोष औषधम परम, ठीक है। तो ये आचार्य वाग्भट ने बताया, ये आचार्य चरक ने बताया है, और ये आचार्य सुश्रुत ने बताया है, ठीक है, मानसिक रोगों की चिकित्सा। उसके बाद में आते हैं हम विषय के उपसंहार में। 4 प्रकार के चिकित्सा बीज बताए हैं। कौन कौन से? पुरुषो व्याधिर औषध क्रियाकाल इति चतुष्टयम समासेन व्याख्यातम, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के औषध के बीज बताए हैं, चिकित्सा के बीज बताए, 4 प्रकार के चिकित्सा के बीज बताए। कौन कौन से? पुरुष, व्याधि, औषध और क्रियाकाल। देखो इधर भी दिया हुआ है, बीजम चिकित्सित समाने प्रकृतितम, ठीक है, समासेन प्रकृतितम। 4 प्रकार के चिकित्सा बीज है, पुरुष, व्याधि, औषध और क्रियाकाल। उसके बाद में ये बात का श्लोक देख लेते हैं, क्या है? संविषम अध्याय में शतमस्य व्याख्या भविष्यति, ठीक है। तो 120 अध्याय की हम जो है तो बाद में इसमें आगे पढ़ेंगे, यही बताया है, ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद में जो है तो अध्याय कौन कौन से हैं चरक अपने सुश्रुत संहिता के अंदर? तो सूत्र स्थान, निदान स्थान, सूत्र स्थान, निदान स्थान, शारीर स्थान, चिकित्सा स्थान और कल्प स्थान, ठीक है। इसमें हमने देखे थे 5 अध्याय है, 5 स्थान है और एक उत्तर तंत्र है इसके अंदर, ठीक है। तो अगर स्थान पूछे तो 5 स्थान है और एक उत्तर तंत्र होता है, ठीक है। और हमने इसके लिए याद करने के लिए ट्रिक बनाई है, तो हम इसे कैसे याद करेंगे? सूत्र निशाचिक उ, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेना इसको, सूत्र निशाचिका उ, सूत्र स्थान, निदान स्थान, शारीर स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान और उत्तर तंत्र, ठीक है। और इसके साथ में अपना पहला चैप्टर ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 2।